नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होंगे। दोस्तों, आरओ-एआरओ का एग्ज़ाम 11 फरवरी को है। इसे देखते हुए आज हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर्स लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और आपकी सफलता में भागीदारी निभाएँगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। करंट अफ़ेयर्स का पहला क्वेश्चन है स्मार्ट कार्यक्रम। दोस्तों, पूछा जा सकता है कि स्मार्ट कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आपको बता दें कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली हेतु राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। किस डेट में? 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय के अधीन दो संस्थाओं, तो ये दोनों संस्थाएं किसके अधीन है दोस्तों? आयुष मंत्रालय के अधीन है। ये दोनों संयुक्त रूप से स्मार्ट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसकी डेट है 2 जनवरी 2023। आइए देखते हैं दोस्तों, स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? एस फॉर स्कोप ऑफ, एम फॉर मेन स्ट्रीमिंग, ए फॉर आयुर्वेद, आर फॉर रिसर्च, टी फॉर टीचिंग प्रोफेशनल। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा नदी क्रम नहीं क्रूज होगा। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित हुआ है। अभी हाल ही में दोस्तों मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर एक क्रूज को रवाना किया था। ये किसके द्वारा संचालन है? ये एमवी विलास के द्वारा संचालित हुआ है। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है दोस्तों, और 28 फरवरी 2023 बोगीबील डिब्रूगढ़ असम में यात्रा पूर्ण हुई है। ये पूछा जा सकता है कि ये कितने किलोमीटर की यात्रा की इसने? तो 3200 किलोमीटर की यात्रा की दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला कौन सा बना? 5G, ऐसा कौन सा जिला है जो 5G लागू कर दिया है और किस स्टेट में है? तो पहले आपको बता दें कि विदिशा जिला है जो 5G तकनीकी को लागू कर दिया है, यह एमपी में है। 13 जनवरी 2023 स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला विदिशा भारत का पहला आकांक्षी जिला बना। दोस्तों, ये विदिशा जो है एमपी में है, जो भारत का पहला आकांक्षी जिला बना है 5G लागू करने में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायनाड। वायनाड जिला क्यों फेमस है? ये पूछा जा सकता है कि वायनाड जिला क्या? तो वायनाड जिला जो है केरल में है। ये ऐसा क्या कर दिया कुछ जो आज के लिए सुर्खियों में बना है दोस्तों? तो वायनाड जिला क्या है कि यहाँ पे जितनी भी जनजाति निवास करती है, इन सभी को बुनियादी दस्तावेज और जो भी सुविधाएं हैं ये प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना। यह ऐसा जिला है जो यहाँ निवास करने वाली सभी जनजातियों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करेगा, इसलिए वायनाड जो है सुर्खियों में बना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कहाँ है? कौन सा जंक्शन है जो जहाँ पर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है? तो पूछा जा सकता है कि इसकी लंबाई कितनी है? तो 1560 मीटर इसकी लंबाई दोस्तों 1560 मीटर है। कौन सा जंक्शन है? कौन सा जंक्शन है दोस्तों?
हुब्बली हुब्बली जंक्शन है, जिसका पूरा नाम है श्रद्धारूढ़ा स्वामीजी जंक्शन, प्लेटफॉर्म संख्या 8। प्लेटफॉर्म संख्या 8। 2023 में 13 जनवरी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व के सबसे लंबे 1560 मीटर रेल प्लेटफॉर्म का दर्जा प्राप्त हुआ। ये दोस्तों दो चीज के लिए और भी प्रसिद्ध है। कौन? हुब्बली कर्नाटक का प्रांत का प्रमुख नगर है। तो ये कहाँ क्या होता है? यह सूत काटने के लिए भी प्रसिद्ध है और रेलवे का केंद्रीय कार्यालय भी यहाँ पे है। तो हुब्बली दोस्तों कहाँ है? कर्नाटक में है। तो सूत काटने के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे रेलवे का केंद्रीय कार्यालय भी है। यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 8 जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई 1560 मीटर है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कब दर्ज हुआ? 13 जनवरी 2023 को। हुब्बल जंक्शन का पूरा नाम क्या है? श्री श्रद्धारूढ़ा स्वामीजी जंक्शन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल। तो भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल कितनी लंबी है? 12.895 किलोमीटर। 12.895 किलोमीटर। पूछा जा सकता है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 12.895 किलोमीटर। इसका आकार कैसा है दोस्तों? इसका आकार घोड़े की नाल की तरह है। घोड़े की नाल की तरह है। 15 दिसंबर 2022 को उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक परियोजना, ये किसकी लिंक परियोजना है दोस्तों? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। ये कटरा बनिहाल खंड पर इस कैपिटल का निर्माण पूरा किया गया है। किस खंड पर निर्माण पूरा किया गया है? कटरा बनिहाल खंड पर। किस डेट में? 15 दिसंबर 2022 को। तो एस्केप टनल की आकृति क्या है दोस्तों? ये घोड़े के नाल की तरह है। पहली बात ध्यान रखने लायक है, ये घोड़े के नाल की तरह है। इसकी लंबाई कितनी है? 12.895 किलोमीटर। ये कौन सी रेलवे लिंक परियोजना है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना है। किस खंड पर बनाई गई? कटरा बनिहाल खंड पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? स्वयं खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन। तो कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य है जो स्वयं का खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन अवधि। 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 की अवधि क्या है? तो दोस्तों अवधि क्या है? 15 से 17 दिसंबर 2022। कहाँ पे आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आयोजक कौन था दोस्तों? जल शक्ति मंत्रालय। किसके द्वारा किया गया? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। मुख्य विषय इसकी क्या थी? कि बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 का थीम क्या था?
मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लेते हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 का थीम क्या है? तो इंडिया स्किल 2023 का थीम क्या था दोस्तों? रोड मैप टू इंडिया स्किल एंड टैलेंट इकोनॉमी 2023। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 का थीम रोड मैप टू इंडिया स्किल एंड टैलेंट इकोनॉमी 2030। कौन सा संस्करण था ये? 10वां संस्करण था। ये कब जारी हुआ दोस्तों? दिसंबर 2022 में। तो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 दिसंबर 2022 में जारी किया गया था। इसका थीम था रोड मैप टू इंडिया स्किल एंड टैलेंट इकोनॉमी 2030। ये 10वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी? तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी? तो थीम क्या थी दोस्तों? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। आयोजन अवधि का कितनी थी? 19 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक। आयोजक कौन था? विदेश मंत्रालय, भारत सरकार। कहाँ पे आयोजित हुआ दोस्तों? नई दिल्ली में। तो 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी दोस्तों? पूछा जा सकता है। तो थीम क्या थी? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। यह पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा आयोजित हुआ? तो विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। किस जगह हुआ? यह भी पूछा जा सकता है। तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसकी थीम और आयोजन अवधि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आयोजन अवधि दोस्तों, जैसे कि आपको बताया गया कि 19 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन चला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। काशी तमिल संगमम 2022 की आयोजन अवधि क्या थी? किस डेट से किस डेट तक इसका आयोजन हुआ? इसका काशी तमिल संगमम का। तो आयोजन अवधि दोस्तों 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक। ये पूछा जा सकता है किसकी आयोजन अवधि क्या रही? तो 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक है। आयोजक कौन था दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। आयोजन स्थल वाराणसी, जिसे हम लोग काशी जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा है? तो प्रयागराज रेलवे स्टेशन। प्रयागराज रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जिसको प्रमाण पत्र मिला है कि यह ई राइट रेलवे स्टेशन है। 7 नवंबर 2022 को प्रयाग रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षण और मानव प्राधिकरण द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? ये प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया गया है? भारतीय खाद्य संरक्षण और मानव प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईट राइट स्टेशन कौन सा है? प्रयागराज रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो मेला लगा था 2022, इसकी थीम क्या थी दोस्तों? ये पूछा जा सकता है। तो थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। थीम क्या थी दोस्तों? वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। आयोजन स्थल कहाँ है? प्रगति मैदान, नई दिल्ली। ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, जिसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। आयोजन अवधि क्या थी दोस्तों? ये 14 से 27 नवंबर 2022 तक चला है। भागीदारी इसमें कौन कौन से राज्य अपना योगदान दिए थे, पार्टिसिपेट किए थे? तो बिहार किया था, झारखंड किया था तथा महाराष्ट्र किया था। सबसे ज्यादा फोकस किन राज्यों पे था? उत्तर प्रदेश और केरल पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है।
किस पशु को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया? किस पशु को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया दोस्तों? तो आपको बता दें कि 26 नवंबर 2022 की जारी विज्ञप्ति में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण द्वारा हिमालयी मतलब हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। किस डेट में? 26 नवंबर 2022। 26 नवंबर 2022 को किसके द्वारा? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण द्वारा जो हिमालयी याक होते हैं उनको खाद्य पशु के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। खाद्य पक्ष के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश किसने की दोस्तों? पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किया गया। जो डेयरी विभाग होता है और पशुपालन विभाग होता है, इन्होंने सिफारिश की थी कि खाद्य पशु की स्वीकृति प्रदान की जाए। किसको? हिमालयी याक को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किस शासक की प्रतिमा को कहते हैं? क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किस शासक की प्रतिमा को कहते हैं? तो पूछा जा सकता है कि किस शासक की प्रतिमा को कहते हैं? श्रीनाथ प्रभु केम्पे गौड़ा। श्रीनाथ प्रभु केम्पे गौड़ा, इनकी प्रतिमा को कहते हैं हम लोग प्रॉस्पेरिटी, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये किसके संस्थापक थे? ये बेंगलोर के संस्थापक थे। इन्हें बेंगलोर के संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया। यह कांस्य प्रतिमा 108 फीट ऊंची है। ये दोस्तों 108 फीट ऊंची है। राम वी सुतार शिल्पकार द्वारा बनाई गई। यह किस शिल्पकार द्वारा बनाई गई? राम वी सुतार, जो वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल है। इसको वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किस शासक की प्रतिमा को कहते हैं। तो आपको पता चल गया है, श्रीनाथ प्रभु केम्पे गौड़ा को कहते हैं, जो बेंगलुरु के संस्थापक थे। ये कहाँ पे इनकी मूर्ति लगाई गई दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में। कहाँ? बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इनकी मूर्ति लगाई गई है। अनावरण किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी की ऊंचाई कितनी है? स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी की ऊंचाई कितनी है? तो आपको बता दूं, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी की ऊंचाई 216 फीट है। 216 फीट है। पूरा नीचे से जमीन के स्तर से लेकर रामानुजाचार्य की प्रतिमा के पूरे सर तक की जो हाइट है 216 फीट है। लेकिन सिर्फ अगर इसमें हम बात करें कि रामानुजाचार्य की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, तो 108 फीट ऊंची है। 108 फीट ऊंची है दोस्तों। तो इक्वलिटी की ऊंचाई कितनी है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की? 216 फीट। अगर ये पूछा जाता है कि रामानुजाचार्य की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों 108 फीट ऊंची है। 13 दिवसीय श्री रामानुज शताब्दी समारोह के दौरान 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित 11वीं सदी के महान दार्शनिक, ये कौन थे? दार्शनिक थे, चिंतक थे और भक्ति संत थे, रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। यह कहाँ पे है? यह शमशाबाद, हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना शमशाबाद स्थित त्रिरंडी चिन्नाजियर स्वामी आश्रम में है। तो ये कहाँ पे है? त्रिरंडी चिन्नाजियर आश्रम में इनकी मूर्ति स्थापित है। दोस्तों आज ये करंट अफेयर्स का भाग 1 था। जल्दी हम भाग
2 लेके आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।